नमस्कार साथियों, चिंतन आईसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चिंतन आईसीएस नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो आईएएस हो या स्टेट लेवल का पीसीएस हो, वनडे एग्ज़ाम हो या आपका टीचिंग का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, जो भी बैंक, इन तमाम परीक्षाओं में मुख्यतः आईएएस और पीसीएस, मुख्यतः आईएएस का पेपर और पीसीएस का पेपर। यहाँ पे क्या होता है कि करंट अफेयर से प्रश्न तो आते ही आते हैं। आईएएस में आप देखेंगे 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर से आते हैं। पीसीएस में 25 से 30 प्रश्न, 25 से 30 प्रश्न पीसीएस में यहाँ से आते ही आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसका नाम है चिंतन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। इसमें वनडे एग्ज़ाम से संबंधित जो वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उसको तो कवर किया जाएगा। साथ ही साथ एक विस्तृत स्तर पे जब यूपीएससी और आपका स्टेट लेवल पीसीएस प्रश्न पूछता है, तो कभी कभी क्या करता है कि जो एक साल की घटनाएं होती हैं, जो भी एक साल की घटनाक्रम होते हैं, उससे करंट अफेयर से प्रश्न बनते ही बनते हैं। उस घटनाक्रम से जोड़ के आपका इतिहास का प्रश्न आएगा, उसी से जुड़ा हुआ। जैसे मान लीजिए कहीं ज्वालामुखी आया, तो आपसे ज्वालामुखी का कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो चर्चा में था। कहीं भूकंप आया तो भूगोल का भी क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक्स तो हमेशा करंट अफेयर से ही जोड़ के प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपका बजट होता है, आर्थिक नीतियाँ होती हैं, गरीबी के डाटा, बेरोजगारी का डाटा या जनसंख्या संबंधी जो भी डाटे आते हैं, जो भी आंकड़े इन सब से संबंधित होते हैं, वह तो रहता ही रहता है। विज्ञान आपका बहुत ही करंट अफेयर से संबंधित है, क्योंकि रोज़ नई पहल, खोज, अन्वेषण हो रहे हैं। तो विज्ञान और तकनीकी एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होता है। साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो प्रश्न, मान लीजिए स्टेट पीसीएस पूछे जाते हैं, और आपका पॉलिटी, साल भर में कोई न कोई ऐसे संविधान संशोधन होते हैं, कोई न कोई राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, जिनको जोड़ के प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे आईएएस के पेपर को अगर हम देख लें, तो आईएएस के पेपर में एक साल के घटनाक्रम से जोड़ के कम से कम 50 से 60 प्रश्न आते हैं। उसका कारण यह है कि एक साल में जो भी घटनाएं होती हैं, उसको वह सीधा सीधा न पूछ के उससे जोड़ के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, एक सीधा सीधा प्रश्न आया था कि यूरोपीय संघ में, अभी इस बार 26 के पेपर में आईएएस में, कि यूरोपीय संघ में कौन सदस्य देश नहीं है। अब आप बताइए, यूरोपीय संघ चर्चा में क्यों था? तो 26 जनवरी 2026 को जब गणतंत्र दिवस था, तो मुख्य अतिथि थे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष। साथ ही साथ अभी हाल ही में भारत सरकार और यूरोपीय संघ के मध्य बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता भी हुआ था। अब करंट अफेयर का चर्चा तो था समझौता और मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन उसने यह पूछ के उसने पूछा सीधा सीधा, यूरोपीय संघ के सदस्य कौन है, नहीं है। तो चर्चा में था, पूछा एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित, लेकिन चर्चा में था प्रश्न। ऐसे तमाम प्रश्न जब आप कोरिलेट करेंगे करंट अफेयर से, तो आपको पता चलेगा कि आईएएस में करंट अफेयर से ही जोड़ के प्रश्न 50 से 60 आते हैं। और कट ऑफ पिछली बार का देखेंगे तो 42-43 गई थी, और इस बार भी 40 से 42 या बहुत ज़्यादा तो 43, इस बार भी कट ऑफ यही रहेगी। तो मुख्यतः आईएएस के पेपर
जो भी घटनाक्रम घटित होंगे दिन प्रतिदिन, उनसे जोड़ के जो भी भूगोल के क्वेश्चन बनेंगे, इतिहास के, विज्ञान के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, आपका कोई क्षेत्रीय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ, आईआर का प्रश्न बना, जो भी प्रश्न बनेंगे उस करंट अफेयर से जोड़ के सभी पर विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही साथ उनका तथ्यात्मक अध्ययन किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि उस टॉपिक से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। मान लीजिए अभी ब्रिटेन से समझौता हुआ आर्थिक व्यापारिक, तो अब ब्रिटेन से संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है। आधुनिक भारत में ब्रिटेन भारत का उपनिवेशवाद के तहत शोषण करता देश था, तो कोई भी घटनाक्रम पूछ सकता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ से चोल वंशी तांबे के कुछ धातु पत्र पाए हैं, उससे संबंधित प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि चोलों से संबंधित पूछ सकता है। तो ऐसे तमाम घटनाक्रम होते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य फोकस चिंतन आईएएस का, अब याद रखिए, आईएएस का पेपर है और स्टेट लेवल का पीसीएस। पीसीएस में करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल करता है। कम से कम 25 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एमपी पीसीएस में देखेंगे तो कम से कम 20 क्वेश्चन। आप देखेंगे आरपीएससी में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन। तो इन तमाम राज्यों में जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें करंट अफेयर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सबसे ज़्यादा भूमिका होती है आईएएस के पेपर में। साथ ही साथ इन राज्यों में चाहे आईएएस का पेपर हो चाहे पीसीएस का, करंट अफेयर से ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मुख्य परीक्षा में। वर्तमान में जो भी चर्चा क्रम रहते हैं, घटनाक्रम चर्चा में या टेक्नोलॉजी के कोई अन्वेषण हुआ, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आईआर का, आईआर आपका पूरी तरह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न बनता है। विज्ञान टेक्नोलॉजी का जो भी साइंस का और टेक्नोलॉजी का जो क्वेश्चन बनता है वह भी करंट अफेयर से जोड़ के बनता है। तो तमाम ऐसे प्रश्न बनते हैं जो प्री के साथ साथ मेंस में सबका एक ही वो होता है बेस, करंट अफेयर। और करंट अफेयर को अगर हम पढ़ें सिर्फ डाटा के संदर्भ में नहीं, उसके विस्तृत अध्ययन में, कोई घटना घटी है उसके कितने आयाम हो सकते हैं, उसका इतिहास से क्या संबंध है, उसका भूगोल से क्या संबंध है, उसका विज्ञान से क्या संबंध है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था से क्या संबंध है, आर्थिक नीतियों से क्या संबंध है, इन तमाम विषयों को जब हम उसके जोड़ के पढ़ते चलेंगे तो हमारा प्री का एग्ज़ाम प्लस मेंस का एग्ज़ाम बहुत सरल हो जाएगा। ठीक, तो इसी संदर्भ में यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। साथ ही साथ मंथली एक वो बना दिया जाएगा प्लेलिस्ट, जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर के भी प्रश्न डाले जाएंगे, ताकि आपका यूपी SSSC से जो भी एग्ज़ाम हो रहा है या हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम है, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, तमाम ऐसे एग्ज़ाम जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उसके संदर्भ में भी सारी की सारी वार्षिक और मासिक सूचनाएं आपको छमाही आधार पे या मंथली 15 दिन पे एक वीडियो बनाए जाएंगे। साथ ही साथ रोज़ 30 से 40 मिनट का एक वीडियो बनाया जाएगा आपके करंट अफेयर को जोड़ के स्टेट लेवल पीसीएस और आईएएस के लिए, आईएएस के पेपर के लिए और पीसीएस के लिए। तो रोज़ करंट अफेयर के वीडियो डेली बनाए जाएंगे। साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो बनाए जाएंगे, जो वनडे एग्ज़ाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके मंथली या 15 दिन पे कम से कम एक वीडियो 1 घंटे आधे घंटे का, जितना भी मैटर रहेगा जितने समय में पूरा हो जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। ठीक, क्योंकि चिंतन आईसीएस शुरू करने का सबसे मेन कारण यह रहा है कि अभी 2 दिन से यूट्यूब टीचरों को क्या कहा गया है, 2 कौड़ी का टीचर। और साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि जो कोचिंग संस्थान हैं, खास करके ऑनलाइन कोचिंग, यूट्यूबर जिसे कहा जाता है, यह शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं। शिक्षा को व्यवसाय इसलिए बनाना मजबूरी बन गई क्योंकि आईएएस का पेपर होता है
इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न आएंगे जो वह इंटर स्तर के मतलब उच्च माध्यमिक स्तर के पेपर बनाए जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आईएएस का पेपर न तो बीए वाला व्यक्ति पकड़ पाता है, न बीएससी वाला और न ही आईआईटी वाला। प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं? जो हमें कभी कभी ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ाए गए। तो इसके लिए तो कोचिंग संस्थान या विविध प्रकार की किताबें, तमाम चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। कोचिंग संस्थान क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को खोज के आपको कम समय में कम मैटर में उपलब्ध करा देते हैं। अब पता चले आपको एक प्रश्न के लिए एक किताब पढ़नी पड़े, दूसरे प्रश्न के लिए दूसरी किताब पढ़नी पड़े, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे बनाते हैं। 100 प्रोफेसर को क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाता है, सारे प्रोफेसर मिलके 5-5 प्रश्न बनाते हैं। आयोग के अध्यक्ष और मेंबर मिलके किसी प्रोफेसर का एक प्रश्न लिए, किसी का 2 करके 100 प्रश्न आईएएस का बना देते हैं, सेट कर दिए। और 100 प्रश्न सेट करने में 100 प्रोफेसर हैं। 100 प्रोफेसर का स्रोत, एक प्रोफेसर का अगर 10 स्रोत माने हम कि 10 स्रोतों को पढ़ने के बाद एक प्रश्न बनाया है, 5 प्रश्न बनाया है जो भी, तो कम से कम 1000 स्रोत से तो प्रश्न बना रहा है 100 ठो। जब 1000 स्रोत से वो क्वेश्चन बना रहा है तो आप 1000 बुक या नोट्स या रिसर्च पेपर नहीं पढ़ सकते। न तो नोट्स पढ़ सकते हैं, न रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, न बुक पढ़ सकते हैं 1000। आप सीमित पढ़ सकते हैं। और सीमित कहाँ से मिलता है? यह कोचिंग शुरू उपलब्ध कराती हैं या प्राइवेट पब्लिकेशन उपलब्ध कराती हैं आपको निचोड़। अब आपको एनसीईआरटी की सारी किताबें कम समय में कम पेज में उपलब्ध करा दी जाती है कोचिंगों द्वारा। तो कोचिंग भी आपसे थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। माना जाता है कि कुछ कोचिंग संस्थान बहुत ज़्यादा मोटी फीस ले रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ये भी देखिए कि कोचिंग संस्थान जो फीस ले रहे हैं उसके पीछे उतनी मेहनत भी हो रही है, क्योंकि मैटर कलेक्ट करना जैसा एग्ज़ाम है वैसी फीस है। अब आप क्लर्क का पेपर देखेंगे और आईएएस का पेपर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसीलिए तो इस तरह देखेंगे कोचिंग संस्थानों की भूमिका आज बहुत तेज़ बढ़ रही है। उसके पीछे कारण यह है कि पेपर इतने कठिन बनाए जा रहे हैं। जो सिलेबस आपको हाई स्कूल, इंटर या बीए, बीएससी में पढ़ाए जाते हैं उससे हट के पेपर बनाए जा रहे हैं। आपको सामान्य किताबें पढ़ाई जाती हैं और पेपर बनता है ए ग्रेड का। तो इन तमाम चीज़ों को लेके कोचिंग संस्थानों की भूमिका बहुत बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कोचिंग संस्थानों का कोई योगदान नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आयोगों द्वारा पेपर बनाना। पेपर भी बनाते हैं तो कम से कम यूपीपीसीएस में देखिए 5-7 क्वेश्चन हमेशा गलत बनाते हैं, जिनका कोई स्रोत ही नहीं मिलता, कहाँ से पूछ लिए, कैसे पूछ लीजिए। जब पेपर भी बनाना नहीं आता, न तो आप बीए, बीएससी या तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सही से सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो करेगा कहाँ? छात्र कहाँ जाएगा? छात्र को मैटर नहीं मिलता। तो सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूबर माना जाता है कि ठीक है वो कुछ कमाने के लिए एक जरिया बनाए हैं, लेकिन वो ज्ञान भी तो दे रहे हैं, मेहनत भी तो कर रहे हैं। मैटर कलेक्ट करके आपको कम समय में सस्ते या कम पैसे में आपको मैटर उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कभी गलती से काग दो सूचनाएं गलत दे देते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते। जिस तरह से एक बहुत बड़े चैनल द्वारा यूट्यूबरों को 2 कौड़ी का कहा गया, तो उसी संदर्भ में मैंने आज पहला वीडियो अपना बनाया है चिंतन आईसीएस में। पहला ही वीडियो मैंने ये बनाने का प्रयास किया है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, विश्व स्तर पे जो प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट आती है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 157। इसी पे मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है।
कि पहले जो लोग मीडिया में बैठ के, मीडिया का जो काम होता है लोकतंत्र को जागरूक करना, सरकार से प्रश्न पूछना और जनता को जागरूक करना, वह काम न करके वह यूट्यूबरों को दो कौड़ी के कहने शुरू कर दिए हैं। तो हाँ, दो कौड़ी के यूट्यूबर हैं, कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन ज्ञान मीडिया से अच्छा दे रहे हैं, काम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, कोई लाग लपेट करके चापलूसी नहीं कर रहे हैं, चाटुकारिता तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो भी ज्ञान है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि इस प्लेटफार्म को, चिंतन ICS को दो कौड़ी का ही मानते हुए आप रोज़ 20 मिनट से 30 मिनट दीजिए। आपको रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के खोज के पढ़ाए जाएंगे, जो आपके IAS और प्लस PCS पेपर के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो भी छात्र वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मंथली या 15 दिन पे जो वीडियो दिए जाएंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और सारी सूचनाएं आपको निःशुल्क दी जाएंगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी। और ये फीस या निःशुल्कता की बात आज नहीं है कि आज हमारे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कल को 10,000 10-20 हज़ार हो जाए तो फीस लगाई जाएगी। जब तक चैनल चलेगा तब तक यह सुविधा निःशुल्क रहेगी। ठीक है, किसी प्रकार की चाटुकारिता नहीं होगी। छात्रों के हित में करंट अफेयर्स की सारी सूचनाएं निःशुल्क दी जाएंगी और प्रमाणित दी जाएंगी। एक भी सूचना गलत नहीं रहेगी। जो सूचना गलत छपेगी पेपर में या कहीं भी उसको प्रसारित नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं। आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि इस वीडियो को जिस तरह से कमेंट किया जा रहा है शिक्षकों पे, कम से कम आप लोग इसको इतना वायरल करिए ताकि यह पता चले कि हाँ, शिक्षक या यूट्यूबर भी बच्चों के भविष्य के लिए ही संघर्षरत हैं। उनका अपना तो कोई वो नहीं स्वार्थ है कि उनको बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। उनको इतने ज़्यादा पुरस्कार मिलने की कोई संभावना नहीं है कहीं से, क्योंकि ये सच है कि यूट्यूब पे शिक्षकों को मतलब शिक्षा को पढ़ाने वाले जो भी यूट्यूबर हैं आज कम नहीं हैं, लाखों की संख्या में हैं। तो लाखों को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। पुरस्कार 1 2 3 को दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। जो मीडिया प्रेस भारत में यूट्यूबरों को 2 कौड़ी का कह रही है, उसकी क्या स्थिति है भारत में, विश्व स्तर पे क्या स्थिति है उसकी, इसी का अध्ययन पूरे इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जितनी अधिक मात्रा में हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मेरे लिए एक तरह से आशीर्वाद समान होगा। सूचनाएं आपके भविष्य को अच्छा बनाएंगी, आपकी परीक्षाएं अच्छे से निकलेंगी। जिस तरह से नकल माफियाओं का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, सरकार भी उस पर कोई सुनवाई नहीं करती। जो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उन पे लाठियां चलती हैं, और जो लोग नकल करके या पेपर आउट करा के परीक्षाएं पास कर ले जाते हैं वो बहुत बड़े पढ़ाकू माने जाते हैं कि वो वही बहुत विद्वान थे, और मीडिया उनका चरण चुंबन करती है। ठीक, तो जो 2 कौड़ी का कह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, चलिए अध्ययन करते हैं। 2026 के आंकड़े हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत की रैंक है 157। ठीक, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मतलब होता है कि प्रेस जो है बिना बाधा के, एक संगठन है गैर सरकारी। ठीक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है। 180 देशों में 157वीं रैंक है भारत की। ठीक है, यह एक रैंक नहीं है, मतलब कहना ये समझिएगा कि यह सिर्फ एक रैंक नहीं है, यह किसी राष्ट्र के लोकतंत्र,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही की स्थिति का संकेतक है। समझिएगा, भारत लोकतंत्र है, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी है और जो बोला जा रहा है उसमें पारदर्शिता कितनी है, साथ ही साथ उस मीडिया की जवाबदेही कितनी है। तो लोकतंत्र तो सबसे बड़ा है। बोलने की अभिव्यक्ति पे अनेक नियंत्रण है, हम लोग आगे देखेंगे। पारदर्शिता तो कुछ नहीं है, चरण चुंबन किया जा रहा है। जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन जवाबदेह कहाँ हो रहे हैं? सरकार के प्रति। सरकार से इन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, सरकार से इन्हें प्रश्न पूछना चाहिए ताकि जनता को सच्ची खबर पता चले कि सरकार जनता के लिए कर क्या रही है। क्योंकि सरकार का, लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो यही होता है कि वह जनता के हित में काम करे। अब्राहम लिंकन का कोटेशन आप लोगों को याद होगा, तो समझिएगा कि जब सरकार से यह प्रश्न पूछना ही बंद कर दिए हैं तो इनकी जवाबदेही तो समाप्त हो जाती है। ठीक है, पहले स्थान पे नार्वे है। आप लोगों को पता है कि नार्वे के एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया था कि आप प्रेस से प्रश्न क्यों नहीं लेते, कितना कंट्रोवर्सी हुई। 2014 में जब मनमोहन सरकार थी, 2014 में जब मनमोहन सरकार गई और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तब भारत की रैंक 140 थी। और आज कहाँ पे हैं हम लोग? आज हम लोग 157 पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 17 नंबर की जो गिरावट हुई है, इसका मतलब है कि प्रेस पे प्रतिबंध लगे हैं। या तो प्रतिबंध लगे हैं या प्रेस सही से काम ही नहीं कर रही है। प्रेस कर क्या रही है? यही जीरो कौड़ी, मतलब कहते हैं ना घटिया कौड़ी का काम करना, या 2 कौड़ी से भी कम होता है कि बेकौड़ी का काम करना। ठीक, कम से कम यूट्यूबर 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं, ये तो 0 कौड़ी का काम कर रहे हैं, तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस चरण चुंबन करने पे लगे हुए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो होता है, जो यह संगठन है गैर सरकारी, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। याद रखिएगा, कहाँ पे मुख्यालय है इसका? पेरिस, फ्रांस में। ठीक, 3 मई को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक, और इसकी थीम क्या थी अब की बार? तो याद रखिएगा, शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण है। यहाँ पे शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण है। फिर मानवाधिकारों की रक्षा, विकास, सुरक्षा के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अब विषय कितना अच्छा थीम रखा गया है, सोचिए। शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण, मानवाधिकारों की रक्षा, विकास नीतियों और सुरक्षा को लेते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व देना या बढ़ावा देना। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है क्या? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों और मीडिया संस्थानों, याद रखिएगा प्रेस 2 तरह की होती है। आज तो प्रेस कह सकते हैं 3 तरह हो गई है। एक होती है प्रिंट, जिसमें आप पेपर पढ़ते हैं, ऐसे चीज़ें जो प्रिंट होके आती हैं और पढ़ते हैं, तो उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। ठीक, एक होती है आपकी डिजिटल मीडिया जो चल रही है आजकल, टीवी पे, मोबाइल पे देखते हैं। और तीसरी आ गई है आजकल सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर तो किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, बहुत कम नियंत्रण होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ वायरल होती हैं। किस पर नियंत्रण होगा ये नहीं पता, लेकिन इस पे पूरी तरह नियंत्रण सरकार का होता है। और भारत में वर्तमान समय में इस पे बहुत अधिक नियंत्रण है। कम से कम ना कहें तो 80% मीडिया इस समय सिर्फ चरण चुंबन करने पे लगा हुआ है। उसको बुरी खबर अच्छी खबर में कोई भेद नहीं करना, उसको वही करना है जो दिन भर अफवाह फैलाने की सूचनाएं हों। ठीक, इसको 5 आधार पर तैयार किया जाता है। किसको? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का निर्धारण जो होता है
वह 5 तरीके से किया जाता है। 5 स्तरों पे या 5 माध्यमों के आधार पे इसका निर्धारण होता है कि कौन सा देश किस रैंक पे रहेगा। अगर इन 5 मानकों के आधार पे अच्छी क्वालिटी का मतलब लोकतंत्र है तो वह पहले दूसरे तीसरे पाएगा, या इन पे अगर नियंत्रण किया गया इन 5 मानकों पे तो वह देश पीछे माना जाएगा। पहला, राजनीतिक वातावरण कैसा है वहाँ का। याद रखिएगा, आईएएस के पेपर में पूछा जा सकता है या मेंस में। प्रेस की स्वतंत्रता रिपोर्ट के तैयार करने के मानक सहित इसका प्रभाव या उपयोगिता पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ये 5 को आप डायग्राम में दर्शा सकते हैं। पहला, राजनीतिक वातावरण कैसा है। दूसरा, कानूनी ढांचा कैसा है, मतलब प्रेस पे नियंत्रण करने के लिए कितने कानून बने हैं, वो कानून हैं कैसे, क्या प्रेस की भूमिका पर नियंत्रण लगाते हैं या उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक। आर्थिक दबाव, आपको पता है कि आजकल कारपोरेट घराने टीवी चैनलों को नियंत्रित कर रहे हैं या प्रेस को नियंत्रित कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो आर्थिक दबाव कैसा है। सामाजिक वातावरण कैसा है। हमारे यहाँ आप देखेंगे अधिकतर व्यक्तियों की भावना होती है कि जो सरकारें हैं उनकी मनपसंद सरकार है तो उसी की मनपसंद न्यूज़ भी दी जाए, क्योंकि जो चैनल हैं वो देखते हैं, शब्द होता है टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। उन्हें टीआरपी बटोरने के लिए टीआरपी के आधार पर उनकी रैंक मानी जाती है अच्छी, जितनी टीआरपी अच्छी होगी तो वह देखते हैं कि कौन सी खबर को लोग ज़्यादा देखते हैं और वही खबर जो ज़्यादा देखी जा रही है उसी खबर को बार बार दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं एक बात कहूँ कि भारत में 2 मुद्दे बहुत तेज चलते हैं, एक हिंदू मुस्लिम, एक भारत पाकिस्तान। इस मुद्दे को लगभग रोज़ एक डिबेट, एक बार चर्चा में चलाया जाता है, जबकि इसका कोई विकास नीतियों से इसका कोई योगदान नहीं है। विकास नीतियों से इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक। राजनीतिक वातावरण, कानूनी ढांचा, आर्थिक दबाव, सामाजिक वातावरण और पत्रकारों की सुरक्षा। अक्सर आप सुनते हैं जो निष्पक्ष पत्रकार हैं या थोड़ा सा कठोर पत्रकारिता करते हैं, एक तरह से चीज़ों को लीक करते हैं या सूचनाओं को प्रसारित करते हैं, तो उसमें अक्सर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, प्रशासन द्वारा या सामाजिक संगठनों द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। तो पत्रकारों की सुरक्षा कैसी है। ठीक। तो राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी है या वातावरण वहाँ का कैसा है, कानूनी ढांचा कैसा है, आर्थिक दबाव या स्थिति कैसी है, सामाजिक वातावरण, पत्रकारों की सुरक्षा। यही 5 मानकों के आधार पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निर्धारित किया जाता है। अब भारत में देखें तो प्रेस का संवैधानिक अधिकार क्या है। ठीक। भारत में आज तक प्रेस के लिए कोई अलग से संविधान या संविधान के आधार पर कोई प्रावधान नहीं जोड़ा गया। आर्टिकल 19(1) के ए में, आर्टिकल 19(1) के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। उसी के आधार पर कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में कहा गया कि इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, अर्थात प्रेस 19(1) के तहत है। कई बार आपके संविधान से संबंधित प्रश्न में पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन कहाँ पे है, तो यही अनुच्छेद है 19(1)(a। ठीक। तो अगर अब जैसे देखिए इसको कैसे कोरिलेट करा लेंगे। चर्चा में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट, और आपसे पूछ ले प्रेस का वर्णन, पूछ ले संविधान से प्रश्न। आप सोचेंगे प्रश्न संविधान से आया, लेकिन साल भर के किसी घटनाक्रम से जोड़ के ही आया है। जब भारत की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, चर्चा में है रिपोर्ट, तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछ लिया जाएगा, साथ ही साथ ऐसे कोई प्रावधान जो बने हैं बाद में, कोई विधि निर्माण की गई है, उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले। तो अप्रत्यक्ष रूप से, पहले प्रत्यक्ष तो प्रेस की स्वतंत्रता रिपोर्ट है, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष रूप से कौन से प्रश्न पूछे गए, संविधान से और कानूनी निर्णयों से। ठीक। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। इसके अंतर्गत प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया किसे, प्रेस की स्वतंत्रता को।
यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है, मतलब फ्री प्रेस को प्रोत्साहन देता है। सरकार को, नागरिकों को सरकार की नीतियों के पक्ष और विपक्ष के विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह नागरिक का संबंध ये समझिए जो प्रेस में बैठ के कार्य कर रहे हैं, दोनों प्रेस, डिजिटल और प्रिंट। ठीक, ये दोनों जो नागरिक हैं एक तरह से प्रेस में काम कर रहे हैं, यह सरकार की नीतियों के सकारात्मक और नकारात्मक विचार को व्यक्त करते हैं। लेकिन आज से वे सकारात्मक दिखाया जा रहा है, नकारात्मक को नकार दिया गया है कि नकारात्मक दिखाएंगे ही नहीं। साथ ही साथ इसी में एक प्रतिबंध भी है कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो संविधान में दी गई है, लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। 19(2) में वर्णन है कि युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन शब्द मिलेगा। आप संविधान की बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ वो लिखा है युक्त रीजनेबल कंडीशन है। ठीक, युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन। संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, अर्थात इसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, लेकिन राष्ट्र हित पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किन आधारों पे? सार्वभौमिकता का तात्पर्य है संप्रभुता। संप्रभुता के आधार पर प्रतिबंध लगेगा, राष्ट्र देश की एकता अखंडता के आधार पर लगेगा, राज्यों की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और मानहानि के आधार पर। तो जो प्रतिबंध का आधार है वह 4 है। ठीक, 4 आधारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि। इसमें कुछ और आधार बाद में जोड़े गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा। तो कौन कौन से? जैसे संप्रभुता अखंडता है, राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। जब भारत सरकार किसी विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाह रही है और प्रेस इसका विरोध कर रही है, तो वहाँ पे प्रेस पे नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि देश हित में भारत सरकार देश हित में विदेशी देश से मित्रतापूर्ण संबंध बना रही है। सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के आधार पर न्यायालय की अवमानना पर भी लगाया जा सकता है प्रतिबंध। यह है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया प्रावधान है। मानहानि, अपराध हेतु उकसाना। अपराध हेतु मान लीजिए ऐसी कोई क्रिया की जाए जैसे मॉब लिंचिंग फैले। अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कोई अफवाह फैलाई जाती है, तो मॉब लिंचिंग फैलने का घटना, मतलब दुर्घटना होने की डर है, जैसे आशंका है, तो प्रेस पे नियंत्रण लगाया जा सकता है। अक्सर सुनते हैं कि प्रिंट डिजिटल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, सोशल मीडिया पे या इंटरनेट को बंद कर दिया गया, तो इस आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ निर्णय दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, केस याद रखिएगा। प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। इस टिप्पणी को याद रखिएगा। जब भी प्रेस से संबंधित प्रश्न आपको मेंस में पूछे, ठीक, आप भले ही केस भूल जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर हुआ इसको भूल जाएं, आप यहीं से लिखिए, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। वर्तमान संदर्भ में इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अगर कंट्रोवर्शियल प्रश्न है तो फिर जोड़ दीजिए, उसी में चौथा स्तंभ माना गया है, परंतु यह अपने लक्ष्य से भटकते हुए या दिशा से भ्रमित होते हुए कार्य कर रही है, जबकि इसका काम सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। यह मामला प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक व्याख्या में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक, साथ ही साथ दूसरा केस था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ, और न्यायमूर्ति वेंकटरमैया ने कहा प्रेस लोकतंत्र का सार्वजनिक शिक्षक है। अब देखिए, 2 कौड़ी के शिक्षक तो कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेस को लोकतंत्र का कौन शिक्षक है? प्रेस। लेकिन आज लोकतंत्र का शिक्षक कौन बन गए हैं?
यूट्यूब पे पढ़ाने वाले। कौन बन गए हैं? यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर। इनका कितनी अच्छी टिप्पणी है, आप लोग इसको जितना वायरल कर सकिए करिए, क्योंकि इसको बहुत निचोड़ चीज़ों को खोज के मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ताकि पता तो चले कि प्रेस का काम क्या है। आप लोग इस वीडियो को बताएं, प्रसारित करेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर प्रेस किस तरह से भटक चुकी है, प्रेस जो है जो काम करना चाहिए किस तरह से भ्रमित हो चुकी है और निकृष्ट कौड़ी का काम कर रही है। 2 कौड़ी तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी इनके लिए, 2 कौड़ी शब्द तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये एकदम शून्य कौड़ी से भी नीचे हैं, माइनस में काम कर रहे हैं। ठीक, एक जगह कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता संवैधानिक व्याख्या की मील का पत्थर है। ठीक, दूसरी जगह कहा गया कि लोकतंत्र का सार्वजनिक शिक्षक है तथा तथ्य और विचारों के प्रसार के माध्यम से जनहित को सशक्त करता है। ये तो जनहित को चूतिया बना रहे हैं, सच कहें तो जनहित को बेवकूफ़ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह सरकार महंगाई बढ़ा रही है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं करना है, उसको सत्यापित करते हैं कि किस तरह से महंगाई अच्छी हो रही है। महंगाई बढ़ने से क्या सकारात्मक परिणाम आएंगे, नकारात्मक तो भूल गए हैं। इन्हें पता ही नहीं कि प्रेस का काम नकारात्मक भी विचार विमर्श करना होता है, ये सिर्फ सकारात्मक करते हैं। सकारात्मक सिर्फ सरकार का सकारात्मक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति, समाज का कोई वर्ग अपनी बात रखना चाहता है तो उसको तो पहले देशद्रोही साबित करने में लग जाते हैं कि सरकार के विरोध में क्यों बोला। अगर सरकार के विरोध में बोला है तो देशद्रोही है, देशभक्त हो ही नहीं सकता। ये सर्टिफिकेट बांटने का भी काम करते हैं, क्योंकि एक एकेडमी चला रहे हैं पूरा प्रेस का। तो याद रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है, लोकतंत्र का सार्वजनिक शिक्षक है, तथ्यों और विचारों के प्रसार के माध्यम से जनहित को सशक्त बनाता है। भारत की रैंकिंग गिरने के प्रमुख कारण क्या हैं? भारत की रैंकिंग 157 क्यों आ रही है? 140 थी मनमोहन सिंह के समय, जबकि मनमोहन सिंह को मौन प्रधानमंत्री कहा जाता है कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे। तब 140 थी, और जब प्रधानमंत्री क्या कहते हैं आज वाचाल टाइप के, और प्रेस महावाचाल काम कर रही है, प्रेस महावाचाल काम कर रही, तब इसकी रैंकिंग घट क्यों रही है? ठीक, इसका प्रमुख कारण है पत्रकारों पर बढ़ते हमले और सुरक्षा। जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं उनको दबा दिया गया, उनको डराया धमकाया जाता है। ठीक, उन पे शारीरिक हमले होते हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, धमकियाँ दी जाती हैं, गिरफ्तारी होती है, कभी ईडी के नाम पे, कभी सीबीआई के नाम पे, हत्या का प्रयास किया जाता है, डिजिटल उत्पीड़न किया जाता है। ठीक, इन आधारों पे जो अच्छा या अच्छी पत्रकारिता करने का प्रयास करते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामले पे, चुनाव, सांप्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, खनन माफिया से जुड़ी रिपोर्टिंग अधिक जोखिमपूर्ण मानी जाती है। ऐसे प्रेस या क्या कहते हैं पत्रकार जो हैं, जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, चुनाव की निष्पक्ष मतलब बातों को मंच पे रखते हैं, सांप्रदायिक हिंसा को प्रचारित करते हैं या संगठित अपराध का भंडाफोड़ करते हैं, खनन माफियाओं के खिलाफ खबर लिखते हैं या प्रस्तुत करते हैं, तो इनके द्वारा इन्हें ज़्यादा डर होता है, अपनी जान या पारिवारिक तमाम तरह से बहुत डर होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा उन पर अटैक करते हैं। ठीक, तो जो स्वतंत्र पत्रकारिता या निष्पक्ष पत्रकारिता करने का प्रयास करते हैं उन्हें दबाया या डराया जाता है। साथ ही साथ कुछ खोजी पत्रकार भी होते हैं। पत्रकारों में भी भय होता है, लोकतांत्रिक पारदर्शिता में भी कमी है, जो इनके पतन का कारण बन रही है। कठोर कानूनों का उपयोग, सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिसकी वजह से प्रेस पर नियंत्रण लगाया जाता है या प्रेस को अपने मनमाफिक संचालित किया जाता है।
तो इसमें UAPA है, राजद्रोह कानून है, IT एक्ट 2000 है और आपराधिक मानहानि। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? कठोर कानून पत्रकारों में भय पैदा करता है। सेंसरशिप के नियम से सरकार की आलोचना में कमी आती है, ये सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। ठीक, मीडिया पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि जो बड़े स्तर के नेता हैं उनसे मीडिया कोई प्रश्न नहीं पूछती, क्योंकि उन पर दबाव बनाया जाता है। कई मीडिया संस्थानों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में तो कुछ ज़्यादा ही देखा जा सकता है। कई ऐसे चैनल हैं जो स्वतंत्र रूप से स्वघोषित कर चुके हैं कि वह सरकार की बुराई कर ही नहीं सकते। सरकारी विज्ञापन पर नियंत्रण होता है। लाइसेंस की जो संबंधित दबाव बनाया जाता है। सत्ता समर्थक पत्रकारिता, राजनीतिक पक्षपात। इसका प्रभाव क्या होता है? निष्पक्ष समाचार आपको नहीं मिलते। लोकतांत्रिक विचार विमर्श कमज़ोर होता है। विपक्ष और सरकार के बीच संतुलन प्रभावित होता है। विपक्ष को ही सारी जिम्मेदारियों का दोषी माना जाता है। जो भी नकारात्मक बातें उसका दोषी विपक्ष है और सरकार सही काम कर रही है। मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण एक बहुत बड़ी समस्या वर्तमान संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्रिंट प्लस डिजिटल मीडिया है, टीवी चैनल, इसमें आप देखेंगे कारपोरेट या व्यवसायी प्रवेश कर गए हैं और इसको व्यवसाय बना लिए हैं। और व्यवसाय के आधार पर यह कर रहे हैं कि यह कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा समर्थित होते हैं व्यवसायी। तो जब इनके गठजोड़ व्यवसायियों की राजनीतिक पार्टियों से हो जाती है तो राजनीतिक पार्टी इन व्यवसायियों से वही खबर संचालित करवाती है जो उसके अनुकूल हो। तो आप अक्सर देखेंगे बहुत सारे पत्र भी हैं जो समाचार पत्र हैं या डिजिटल टीवी चैनल जो सरकार और व्यवसायी के हित में ही खबर संचालित कर रहे हैं। निष्पक्ष खबर तो वो संचालित ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, बड़े कारपोरेट समूह या घरानों का मीडिया संस्थानों पर अतिक्रमण हो गया। आपको बता दें, NDTV इसका उदाहरण है कि जिसे हाल ही में शेयर के माध्यम से खरीदा गया या सबसे ज़्यादा शेयर उनमें इन्वेस्टमेंट किया गया, निवेश किया गया अडानी समूह द्वारा। तो अब NDTV अडानी या सरकार के विरोध में तो नहीं बोल सकती, इसलिए उसमें ऐसे ही पत्रकार रखे जाएंगे जो सरकार का चरण चुंबन करें। जो सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे रिलायंस, मुकेश अंबानी का भी एक टीवी चैनल है जो समाचार पत्र को मतलब समाचार को प्रचारित प्रसारित करता है, टीवी चैनल है। ठीक, तो जब व्यवसायी प्रेस में घुस जाते हैं तो समाचार की जो प्रसारण होता है, प्रचार प्रसार, उस पर प्रभाव पड़ता है। यह संपादकों पर भी दबाव बनाते हैं। जो निष्पक्ष संपादक हैं, जो लेख लिखते हैं, उन पर भी दबाव डालते हैं कि ऐसे लेख नहीं लिखेंगे जिसमें सरकार की आलोचना की जाए। ठीक, स्वतंत्र पत्रकारिता प्रभावित होती है। परिणाम क्या होता है? पेड न्यूज। आप एक शब्द आता है, पेड न्यूज क्या है? पेड न्यूज ये होती है कि पैसा दे के कोई न्यूज संचालित कराना, प्रचारित और प्रसारित कराना। ठीक, एजेंडा जर्नलिज्म, एक सेट एजेंडा होता है। क्या कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्या संचालित करना, पूरा एजेंडा सेट होके कहीं आता है और टीवी चैनल उसे संचालित करते हैं। एजेंडा सेट होता है कि किस दिन किस घंटे कौन सी खबर संचालित की जाएगी। सरकार की आलोचना नहीं की जाएगी, किसको नकारात्मक पेश करना है, किसको सकारात्मक पेश करना है, यह टीवी चैनल सेट नहीं करते, ये कहीं और बाहर से सेट होके आता है। ठीक, एजेंडा जर्नलिज्म यही होता है कि कुछ चैनलों द्वारा अपना फिक्स एजेंडा बनाया गया है, उस एजेंडे के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से कोई और शक्ति नियंत्रित करती है। ठीक, कारपोरेट हितों के विरुद्ध खबर नहीं मिलेगी। जब व्यवसायी चैनलों के मालिक बन जाएंगे तो उनके विरुद्ध भी कोई खबर संचालित नहीं होगी। डिजिटल मीडिया, इंटरनेट पर नियंत्रण किया जाता है। आप देखेंगे
डिजिटल मीडिया का ज़माना या सोशल मीडिया का ज़माना बहुत तेज़ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया बिना इंटरनेट के संचालित नहीं हो सकती। सोशल मीडिया का संचालन करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। और जब आप कोई खबर देखेंगे, कभी कभी क्या किया जाता है, जैसे कश्मीर में या मणिपुर में जब हिंसा हुई तो वहाँ पे इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। जब इंटरनेट बंद कर दिया गया तो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ या कोई समाचार या कोई बातें वायरल नहीं हो पाती। ठीक, भारत कई वर्षों से इंटरनेट शटडाउन के मामलों में शीर्ष रहा है। ठीक, कई ऐसे मुद्दे आए हैं जहां इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को समझिएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर देते हैं, कंटेंट हटाने के आदेश दिए जाते हैं। कोई अगर सोशल मीडिया पे कोई खबर वायरल हो गई और पता चला वह सरकार के अनुकूल नहीं है तो सरकार दबाव बनाती है कि उस खबर को, उस कंटेंट को डिलीट कर दिया जाए। ठीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी भी भारत में बड़े स्तर पर की जा रही। कौन सा चैनल क्या दिखा रहा है, या कौन सा यूट्यूब पे तमाम ऐसे कार्यकर्ता NGO सक्रिय हैं यूट्यूब पे, आप सोशल मीडिया के या फेसबुक, ट्विटर, तमाम जगहों पे देखें, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, कम से कम लाखों करोड़ों लोग एक्टिव हैं। तो उनके द्वारा जो खबरें संचालित की जा रही हैं उस पर भी निगरानी की जाती है। आप यूट्यूब पे कोई समाचार बोल रहे हैं, आप जबकि प्रेस या पत्रकारिता नहीं करते हैं, तो आपकी चीज़ वायरल हो रही है, उस पर सरकार की नज़र रहती है। ठीक, अब इनसे होता क्या है, सूचना प्रवाह बाधित होता है, नागरिकों तक अच्छी सूचना पहुंच ही नहीं पाती है। स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता कमज़ोर होती है। ठीक, साथ ही साथ सेंसरशिप के एक जो प्रक्रिया है उसमें कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी, नौकरी जाने का डर, संवेदनशील विषयों पर खुलकर रिपोर्टिंग नहीं करते। जो पत्रकार हैं सेंसरशिप के आधार पे सरकार से डरते हैं, क्योंकि सरकार उन पर कोई कानूनी कार्रवाई कर देगी, इन प्रकरण आपको कहीं न कहीं किसी केस में बझा देगी, गिरफ्तार करेगी, आपकी नौकरी से हटवा सकती है। भाई, जो राजनीतिक पार्टियां व्यवसायियों से संपर्क में है, व्यवसायियों के टीवी चैनल है, जब व्यवसायी से कहेंगे तो टीवी चैनल के मेन एंकर, सहायक एंकर जो भी हैं सबको निकाल सकती है, अगर वह उस चैनल के मालिक के अनुसार खबर नहीं चला रहे हैं। संवेदनशील विषयों को ज़्यादा उठाया जाता है भारत में। ठीक, धर्म को, चुनाव को, सेना, बड़े उद्योगपति, सरकारी नीतियाँ। परिणाम क्या होता है, अधूरी जानकारी देते हैं, जवाबदेही की कमी है, ये किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। भारत की प्रेस देखेंगे फर्जी खबर भी चला देगी, बाद में सॉरी तक भी नहीं बोलती, क्योंकि इसकी जवाबदेही कहीं बन ही नहीं रही है। लोकतांत्रिक पारदर्शिता भी कमज़ोर हो रही है। ठीक, फेक न्यूज और मीडिया विश्वसनीयता का संकट है। फेक न्यूज तो बहुत तेज़ वायरल हो रहे हैं, जिससे मीडिया का जो आधार है, जिससे आधार पे जनता मीडिया पे भरोसा करती है, वह समाप्त हो रहा है। जिसमें फेक न्यूज़, दुष्प्रचार करना, प्रोपेगेंडा चलाना, IT सेल आज के समय में सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये भी है, याद रखिएगा, IT सेल। IT सेल क्या है समझिएगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबका अपना एक IT सेल है। यही नहीं, एक ही राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव जो भी हैं सबका अपना एक IT सेल है। हर विधायक और सांसद का अपना एक IT सेल है, मंत्रियों का अपना IT सेल है, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के भी IT सेल हैं। ये करते क्या हैं, दिन भर, जैसे मान लीजिए कोई एक सांसद है, उसका IT सेल है, वह दिन भर की खबरों पे नज़र रखेगा। जिस पार्टी का सांसद है उसके अनुकूल, साथ ही सांसद के व्यक्तित्व के अनुकूल खबरें संचालित करना, विपक्षियों पे लगातार शाब्दिक आक्रमण करना, यह IT सेल द्वारा ही किया जाता है। कोई सांसद विधायक बैठ के अपना ट्विटर या X या फेसबुक, यूट्यूब चैनल जो भी है चीज़ें नहीं संचालित करता, उसके लिए उसने एम्प्लॉय रखे हैं, काम करने के लिए कुछ वर्कर रखे हैं जो इस IT सेल को
संचालित कर रहे हैं। और ये वर्कर काम सिर्फ अपने मालिक के अनुसार करते हैं, एक एजेंडा सेट कर लेते हैं, उसी के आधार पे खबरें संचालित करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के समय में, आज के समय में खबरें बहुत तेज़ वायरल होती हैं। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोग मेरी इस रिपोर्ट को कितना तेज़ वायरल करते हो, आप लोग कितने लोगों तक शेयर करते हो, कितने लोग सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, भारतीय प्रेस की दिशा दशा क्या है, क्यों भारत की रैंक 157 तक पहुंची है। सरकार का अपना पक्ष है सब। भारत सरकार ने रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो भी है एनजीओ की रैंकिंग पद्धति, मतलब जो आधार इन्होंने बनाया है मूल्यांकन करने का कि कौन सा देश इन 5 मानकों पे खरा उतरता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा रैंक होगा। भारत सरकार इसी पे उंगली उठाती है, कहती है गलत है, यहाँ पे भारत का मतलब भारत को महत्व नहीं दिया जाता, भारत को कमज़ोर दिखाया जाता है, यह इनका एजेंडा है। इसको भी एक एजेंडा बना दिए हैं कि यह जानबूझ के भारत की रैंक को नकारात्मक दिखाती है। लेकिन यह कभी नहीं बताते कि भारत की मीडिया जो है वो सही काम ही नहीं कर रही है। भारत की मीडिया 0 कौड़ी के काम कर रही है, जिसकी वजह से उसकी रैंक 157 है। उसको दोषी नहीं मान के कहते हैं कि ये जो संगठन है रिपोर्ट ही सही नहीं देती। ठीक, तो समझिएगा, अपनी कमी नहीं देख रहे हैं, सीधा सीधा संगठन पे ही उंगली उठा दे रहे हैं। उसका कारण है, तर्क क्या देते हैं। भारत सरकार कहती है कि भारत में हजारों समाचार पत्र चैनल हैं जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं प्रेस का। तो भाई ये बात तो सही है, हजारों हैं, लेकिन इसमें 990 जो है ना वो चरण चुंबन करने वाले हैं। स्वतंत्र रूप से न तो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करते हैं, न तो निष्पक्ष रूप से करते हैं। ठीक, दोनों नहीं है। जवाबदेही तो कुछ है ही नहीं, फर्जी खबर चला देते हैं। कोई भी चीज़ें जिसका सूचना समाचार में कोई स्थान नहीं होता, उसको भी समाचार बना के प्रेजेंट करते हैं। सीमा हैदर भारत आई, उसने शादी की, उसके बच्चे पैदा हुए। अरे इससे क्या मतलब है? क्या सीमा हैदर के भारत आने से भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी? क्या भारत पाकिस्तान में शांति बन जाएगी? क्या भारत पाकिस्तान का विदेशी संबंध मजबूत हो जाएगा? क्या आक्रमण हो जाए? कौन सी ऐसी घटना होगी जो इस खबर को दिखाना था? लेकिन इस चीज़ को कम से कम महीनों तक संचालित किया गया, क्योंकि खबर जो थी उसको छुपाना था और बेबुनियाद खबर को दिखाना था। तो कहना है कि हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ये भारत सरकार का मानना है। डिजिटल मीडिया तेज़ी से विकसित हो रही है, संवैधानिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इनका तर्क होता है। आप देखें कि नॉर्वे के पत्रकार जब पूछी थी तो जो भारतीय मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे अधिकारी, वो भी यही कहते हैं, हमारे यहाँ संविधान लागू है और संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है, इसलिए प्रेस प्रश्न पूछ सकती है, जबकि उसके सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं देते हैं। जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर तो देते ही नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत केवल युक्त निर्बंधन लगाए जाते हैं, प्रतिबंध, मतलब उनका कहना कि हमेशा प्रतिबंध नहीं रहता, कुछ ही आधारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बाकी स्वतंत्रता बहुत अधिक है। भारत प्रेस अधिनियम 1978, यह भी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा, पत्रकारों और समाचार एजेंसियों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता बनाए रखने लागू किया गया है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 में लागू किया गया है, याद रखिएगा। आईटी एक्ट की धारा 2000 की जो धारा 1969A, इसमें भी डिजिटल सामग्री को ब्लॉक करने, सेंसर करने की शक्ति दी गई। याद रखिएगा, कभी पूछ ले आईएएस के पेपर में 3 कथन देखिए, एक जगह यह दे दे 19(2), एक जगह 1978 दे दे, एक जगह आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A दे दे, और पूछ ले 1 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, कोई नहीं सही है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। 19(1)A में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19(2) में प्रेस पे प्रतिबंध लगाने के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय प्रेस अधिनियम के तहत भी कुछ प्रावधान किए गए हैं।
आचार संहिता या व्यावसायिक आचार संहिता बनाई गई है। आईटी एक्ट की धारा के तहत भी आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें वायरल की जाती हैं जो गलत हैं, नकारात्मक हैं, उस पर उसे ब्लॉक किया जा सकता है या उस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। ठीक, इस तरह से प्रेस को नियंत्रित करने का प्रावधान है। प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व क्या है, आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जवाबदेही तय करना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और उसे समाप्त करने में सहयोग करना, लोगों में जन जागरूकता लाना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। अक्सर कहीं कहीं देखते हैं कुछ ऐसी खबर होती है जो सुनाई देती है जिसको मुख्य खबर बनाना चाहिए, बड़े बड़े चैनल या प्रेस उसको दिखाने का प्रयास ही नहीं करते। मानवाधिकारों की रक्षा में लोगों को जन जागरूकता के आधार पर शैक्षिक प्रोग्राम तो किसी चैनल पे चलते ही नहीं है। शैक्षिक और जागरूकता संबंधी कोई भी कार्यक्रम टीवी चैनलों पे आप नहीं देखेंगे। भ्रष्टाचार को उजागर करने के बजाय ये बढ़ावा ही दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो प्रेस में आके बैठ गए हैं। बहुत सारे प्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं स्वयं। पारदर्शिता तो कुछ नहीं है इनके पास, न तो ये किसी के प्रति जवाबदेह हैं। प्रमुख महत्व में देखेंगे तो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं। अगर सरकार तानाशाही रवैया अपनाए तब भी सरकार की ही ये तारीफ करते हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं करती। जनता को सही सूचना पहुंचाना, दो कौड़ी का कहते हुए इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने 2000 के नोट में चिप लगा दिया था जबकि कहीं चिप था ही नहीं। ठीक, लोकतांत्रिक बहस को मजबूत करना, डिबेट जो भी होते हैं उसमें कुछ ऐसी डिबेट हो जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे, न कि हिंसात्मक घटनाओं, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पे विभेद करने वाली बातों को महत्व दिया जाए। मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो ठीक है, इनका क्या महत्व है? जवाबदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, जन जागरूकता, मानवाधिकारों की रक्षा करना। लेकिन यह काम नहीं करते। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन सच ये है कि चौथा, पांचवा, छठा तो छोड़िए, 100वें स्थान पर भी कहीं नहीं है। जो प्रेस की मूल भूमिका होती है उससे बहुत दूर हैं। तो ये 157 पे ही जाके लगभग ठहर रहे हैं, इसीलिए इनको इतनी रैंक मिली है। अब कुछ उपाय देखते हैं जो मेंस के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रेस की इस तरह जो मनोदशा है उसको कैसे सुधारा जाए। तो पत्रकार को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए, पत्रकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। जो निष्पक्ष पत्रकार ईमानदारी से कर दें, कम से कम उस पर अटैक ना हो, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। राजद्रोह और कठोर कानूनों की समीक्षा की जाए। मीडिया स्वामित्व में पारदर्शिता लाई जाए। जो व्यवसायी इसमें कूद गए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। मीडिया का काम जनता को जागरूक करना है, सच्चाई को बाहर लाना है या प्रचारित करना है, न कि यहाँ व्यवसाय करना। ठीक, सरकारी विज्ञापन नीति को निष्पक्ष वितरण होना चाहिए। डिजिटल स्वतंत्रता की व्यवस्था हो। फेक न्यूज़ पर पूर्णतः नियंत्रण करना चाहिए। ठीक, प्रेस परिषद और मीडिया नियामक संस्थाओं को और सशक्त बनाने की ज़रूरत है। सशक्त बनाने का मतलब है कठोर नहीं, और पारदर्शी और सरल बनाने की ज़रूरत है। तब जाके भारत की रैंक 157 से नीचे आ सकती है। ठीक, समग्र विश्लेषण के आधार पर देखें तो भारत में प्रेस स्वतंत्रता कमज़ोर है, लोकतांत्रिक विचार विमर्श से प्रभावित है। नकारात्मक भाव में भी डिबेट आपको मिलेगी यहाँ पे। जवाबदेही, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। सुशासन को कमज़ोर करती हैं ये प्रेस, जबकि स्वतंत्र प्रेस से क्या होता है, पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, जवाबदेही तय होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक, इस तरह से निष्कर्ष के आधार पर हम लोग देखेंगे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे प्रेस की स्वतंत्रता केवल मीडिया का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, पारदर्शिता और सुशासन का मूल आधार है।
यह पत्रकार भयमुक्त वातावरण कार्य करेंगे, तभी निष्पक्ष सूचना, जन जवाबदेही और स्वस्थ लोकतंत्र सुनिश्चित होगा। अतः भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जहां प्रेस स्वतंत्र हो और उत्तरदायी हो। क्या हो? प्रेस स्वतंत्र हो और उत्तरदायी हो। क्विक रिवीजन में देखें तो कौन संस्था जारी करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। 2026 में भारत की रैंक 157। कुल देश 180 प्रतिभाग करते हैं, 180 देश इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत की रैंक 157 है। पहले स्थान पे नॉर्वे। ठीक। प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहाँ कही गई है? 19(1)(a) में। 19(1)(a) में कही गई, याद रखिएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को समाहित किया गया है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ठीक। और प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। कौन सा स्तंभ? चौथा। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको चौथा तो कहना बहुत गलत बात है। इस तरह से हमने जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूबर को 2 कौड़ी का कहने की, उसी विषय को उठा के प्रेस द्वारा कहा गया। आपको पता है डिजिटल मीडिया पे एक चैनल के एक महान पत्रकार ने यह टिप्पणी की नकारात्मक कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं। तो 2 कौड़ी के यूट्यूबर द्वारा ही इतनी गहन जानकारी निकाल के आपको दी गई। प्रेस से संबंधित सारी बातें। भारत में प्रेस क्यों कमज़ोर है, प्रेस का काम क्या है और वह कर क्या रही है। प्रेस दिशा विहीन है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो नहीं, 100वां भी नहीं है। जो काम है वह नहीं कर रही है, चरण चुंबन करने पे लगी हुई है, चाटुकारिता जिसे कहते हैं। ठीक। तो इस तरह से हमने किया। इसी तरह से यह एक डेमो क्लास थी। इसी तरह से रोज आपको निःशुल्क करंट अफेयर्स की सूचनाएं दी जाएंगी। उसके निःशुल्क रूप से दी जाएंगी। रोज डेली करंट अफेयर्स एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसी पे आपको रोज दी जाएंगी। और यह जो परीक्षाएं हैं, जो भी कितनी भी कठिन स्तर की परीक्षा है, IAS से लेके आपके उससे कठिन कोई परीक्षा नहीं होती, उससे लेते हुए IAS हो गया, PCS हो गया, लोअर PCS के जो पद हैं, आपका UP SSSC हो गया। स्टेट लेवल पे आप देखेंगे तो UP, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड। ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पे परीक्षाएं होती हैं PCS की, वहाँ पे 25 से 30 अक्सर आते हैं करंट अफेयर से। अगर 25-30 क्वेश्चन आ गया और 30 में 25 आप अगर कर ले गए तो प्री आपका कोई रोक ही नहीं सकता। और जब प्री आपका निकलेगा तो आप 1 से 2 बार में मेंस भी अच्छा नंबर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप पता चला मेंस तो बहुत अच्छे से तैयार किए हैं और आप प्री ही नहीं पास हो रहे हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं। 1 से 2 बार में अगर प्री नहीं निकल रहा है तो कहीं न कहीं गलती है प्री स्तर पे। तो हम प्री स्तर पे सभी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। हम करंट अफेयर तो पढ़ाएंगे ही, उससे संबंधित इतिहास की घटना को भी बताएंगे, संविधान की घटना को बताएंगे, अर्थव्यवस्था की तमाम चीज़ों को बताएंगे, भूगोल और विज्ञान। साथ ही साथ स्टेट लेवल के जो भी प्रश्न बनते हैं, इन तमाम बातों को चर्चा में शामिल करेंगे करंट अफेयर से जोड़ के। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आज थोड़ा बड़ा हुआ है। हम आधे घंटे से 40 मिनट का वीडियो प्रतिदिन बनाएंगे। साथ ही साथ मासिक या 15 दिन पे एक वीडियो बनाएंगे जिसमें छोटी से लेकर बड़ी खबरें जो होती है 1 लाइनर टाइप की, उसको भी समाहित किया जाएगा अलग प्लेलिस्ट बना के। साथ ही साथ किसी खबर का तथ्यात्मक विवरण आपको दिया जाएगा। तथ्यात्मक विवरण से मतलब है उस सूचना के कितने आयाम हो सकते हैं।
सूचना का क्षेत्र क्या है, सूचना का वर्तमान में क्या महत्व है, भविष्य में इसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक, वह प्री परीक्षा के लिए किस तरह से प्रश्न लेके आएगा या उसका मुख्य परीक्षा में क्या महत्व होगा। जैसे आप मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखते हैं तो अब कोई प्रश्न आया, आपने भूमिका लिख दी, वर्तमान में चर्चा क्यों है वह घटना, तो वह करंट अफेयर से ही संबंधित होती है। वही 1 से 2 लाइन इसको भी लिख देंगे और तब आप आगे जाके आप मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बनेगा, नंबर 1 से 1.5 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, तो इन सभी आधार पे आईएएस के पेपर में मुख्यतः वह विद्यार्थी या छात्र व भाई बंधु जिनका प्री 2 बार 3 बार से अधिक दे रहे हैं और नहीं निकल रहा, उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा आईसीएस नाम जो रखा गया है, चिंतन आईसीएस इंडियन सिविल सेवा सर्विसेज, मुख्य उद्देश्य है कि 1 वर्ष के, जैसे प्री हो गया आईएएस का, अब अगला प्री जब होगा तो 1 वर्ष की संपूर्ण समसामयिक घटनाओं को जोड़ के जहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपको बताना है। आपको जो सूचनाएं बताई जाएंगी उसी से संबंधित बातों को पढ़ लीजिए। जैसे मैं कोई एक करंट अफेयर की न्यूज़ बताऊं और आपको बता दूं कि इतिहास से कि किस चैप्टर से संबंधित है वह न्यूज़, तो इस इतिहास के उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं हमारे साथ, आप उस चैप्टर को भी पढ़ लीजिए। विज्ञान, जैसे मान लीजिए हम आपसे कोई विज्ञान का अन्वेषण पढ़ाए, वह अन्वेषण विज्ञान के किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है तो उसको आप संबंध लीजिए। कृषि से संबंधित कोई काम हुआ आप उसको समझ लीजिए। योजनाएं आई, उसका क्या प्रभाव या उसका क्या महत्व है, वह किन क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक, तो तमाम चीज़ें आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। आप लोगों से बस इतना निवेदन है, यह करंट अफेयर का पहला वीडियो है और अगर आप लोग प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे तो आपको 100% सही करंट अफेयर्स की न्यूज़ दी जाएगी जो आपके परीक्षा से ही संबंधित होगी। ठीक, 2 कौड़ी की पत्रकारिता को आपको पढ़ाया गया है तो आपका फ़र्ज बनता है स्वयं पूरा वीडियो देखें और कम से कम निवेदन है 10 लोगों को शेयर करें। अगर 2 से 3 दिन में अगर आप 10,000 तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हैं तो मैं यही समझूंगा आप लोग प्रेस को ही महत्व दे रहे हैं, यूट्यूबरों को कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि यूट्यूबर आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और प्रेस आपका ही भविष्य खराब कर रही है। प्रेस का काम है अगर कहीं नकल हो रही है तो उसको उजागर करना, उसको समाचार का विषय बनाना। लेकिन प्रेस कर क्या रही है, सरकार का पक्ष लेते हुए उस खबर को ही दबा दे रही है। ठीक, वहाँ पे उसका मानना यही है कि सरकार दोषी नहीं है, कुछ अन्य लोग ही दोषी हैं। सारी की सारी जांच कौन कर रही, प्रेस ही कर दे रही है। तो जांच एजेंसियां वो काम नहीं कर पा रही हैं, यही सारा काम कर दे रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों से बस विनम्र निवेदन है, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते हुए लोगों तक शेयर करें, ताकि आप जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं सब पे इस वीडियो को 2 मिनट के लिए ही शेयर कर सकते हैं। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको आपके काम की चीज़ निःशुल्क उपलब्ध होगी। आप लोग एक बार सोच लीजिए, 150 प्रश्नों में से अगर 30 प्रश्न करंट अफेयर के पीसीएस में आ रहे हैं और 1 साल का हमारा वीडियो 15 से 20 मिनट आधे घंटे का देखते हुए आप जा रहे हैं तो आपका प्री निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों से बस यही निवेदन है, आज इस विषय पे वीडियो बनाया गया। कल से निरंतर एक दिन की जो भी सूचनाएं होंगी तमाम क्षेत्रों से, जैसे कुछ महत्वपूर्ण पत्रों से, जो समाचार पत्रों से न्यूज़ बनती है, पीआईबी से बनती है, सरकार की नीतियां घोषित होती हैं, नीति आयोग से कोई सूचना आती है
ठीक, तमाम जगहों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई सूचना आती है, सभी प्रश्नों को समाहित किया जाएगा रोज। जो भी 2, 4, 5 बिंदु की न्यूज जो परीक्षा की उपयोगी है उस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे तो सूचनाएं बहुत वायरल हो रही हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी बिंदु होंगी उसकी चर्चा रोज की रोज की जाएगी। जय हिंद साथियों।